आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना अग्निशमन विभाग ने गुलजार हाउस अग्निकांड पीड़ितों के रिश्तेदारों द्वारा देरी से प्रतिक्रिया देने के आरोप के बाद स्पष्टीकरण जारी किया है। अग्निशमन विभाग ने बताया कि घटना के 3 मिनट के भीतर ही पहली दमकल गाड़ी मौके पर पहुंच गई। पानी नहीं होने के परिवार के दावों को खारिज करते हुए अधिकारियों ने कहा कि टैंकर की क्षमता 4500 लीटर है और वो भरा हुआ था। मृतक के परिजनों का दावा है कि आपातकालीन वाहन में आवश्यक उपकरण, टॉर्च लाइट, मास्क, ऑक्सीजन की कमी थी। हालांकि अधिकारियों ने इन्हें भी ये कहते हुए खारिज कर दिया कि सभी वाहन ड्रैगन लाइट्स और ब्रीथिंग अप्लायंसेज सेट से लैस थे। गौरतलब है कि आग लगने के दौरान जमीन पर मौजूद कुछ लोगों द्वारा इसी तरह की शिकायतें की गई थी। बीआरएस के वरिष्ठ नेता टी हरीश राव ने मांग की है कि डिप्टी सीएम एम भट्टी विक्रमार्क, जो ऊर्जा और वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में 510 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करें, जिसकी अनुमानित लागत 6200 करोड़ रुपए है, क्योंकि एक विदेशी कंपनी और एनटीपीसी ने इससे हाथ खींच लिए हैं। पूर्व मंत्री ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के साथ टीजी जेनको द्वारा आव्यवहान स्थानों पर जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए समझौता करने के राज्य सरकार के फैसले के पीछे का कारण जानना चाहे, जो कि सफेद हाथी बनकर रह जाने की संभावना है। दूसरी ओर सरकार हर मंच पर ये कह रही है कि उसे ऋण नहीं मिल रहा है। कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर को कौन भूल सकता है, जिसने हर तरफ त्राहिमाम मचा रखी थी। भारत में साल 2020 में आई कोरोना से लाखों लोगों की मौत हो गई। अब फिर से वायरस पैर पसारने लग गया है। पिछले 5 साल में 5वीं बार है जब कोरोना ने भारत में फिर से दस्तक दे दी है। लोगों में एक बार फिर से डर बैठने लग गया है कि क्या ये अपने पुराने अवतार में वापस आ रहा है। दरअसल महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, नोएडा से लगातार कोविड-19 के मामलों में इजाफा हो रहा है। अब भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 2000 से अधिक हो गए हैं। सबसे ज्यादा कोरोना केस केरल में है, जिनकी संख्या 1147 है। पिछले 24 घंटे में देश में 511 मामले सामने आए। हालांकि इस वायरस से 255 लोग ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में इस समय सबसे ज़्यादा कोरोना के केस केरल में एक्टिव हैं, जिनकी संख्या 1147 है। इसके बाद महाराष्ट्र में, वहीं दिल्ली में 294, गुजरात में 223 एक्टिव मामले हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पानोली की गिरफ्तारी पर एसपी विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि मैंने संसद में भी 50 बार कहा है कि जब कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या इस देश के महत्वपूर्ण लोगों जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है, तो इससे कानून व्यवस्था खराब होती है। नहीं, मैं मुबारकबाद दूंगा उन तमाम सरकारें जो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता हो, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए, या कोई देवी देवता हो गए, या इस देश के कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गांधी जी हों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हों, जिनको दुनिया चाहती है, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई अपमानित जनक बातें बोलता है, तो मैं आज ने 50 बार मैं असेंबली में बोल चुका हूँ, साहब ये एक इससे बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो जाती है। हमारा देश धार्मिक देश है। लोगों के अगर जो रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होते हैं तो लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। और आप देखिए पूरे देश में कितनी बार ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ हमारी सरकार महाराष्ट्र की ये बिल्कुल फ़िक़ा परस्त सरकार है। अगर चाहे MF हुसैन साहब ने कोई देवी देवताओं की तस्वीर कोई बना दी जिस पे लगा हिंदू भाइयों को कि हमारी सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ इतने FIR हुए कि उनको हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। और वो जाके इतने मशहूर आदमी, उनका इंतकाल हुआ कतर के अंदर। कतर ने उनके इतने मशहूर होने पे उनको नेशनलिटी दे दिया वहाँ की। छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ के खिलाफ अपमानित शब्द लिखे गए, तो पूरी लाइब्रेरी पूना की तोड़ी गई और कहा गया कि होम मिनिस्टर ने कहा कि हम जेम्स लेन को अमेरिका से लाकर मुकदमा चलाएंगे। लेकिन इसी मुल्क में
मंगलुरु घटना पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि कांग्रेस नेता हमें बता रहे हैं कि वे सरकार के खिलाफ है। मंगलुरु में कांग्रेस के सभी लोग इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? कांग्रेस सरकार विफल हो गई है। हमें नहीं पता कि सरकार में कानून व्यवस्था कौन देखता है, क्योंकि गृह मंत्री जी परमेश्वर खुद रान्या राव के मामले में फंसे हुए हैं। हमें नहीं पता कि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और सीएम सिद्धरामैया क्या कर रहे हैं। कांग्रेस का नेता लोग, कांग्रेस का वर्कर्स कांग्रेस सरकार के खिलाफ है, ये हमको बता रहे हैं। मंगलुरु में सब कांग्रेस का लोग इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस का सरकार फेल हो गए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, रक्षा नहीं मिल रहा है। गारंटी के बोल रहे थे, गारंटी का पैसा नहीं आ रहे हैं। बिना गारंटी देते हैं। सरकार में कौन लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं हमको तो पता नहीं चलता है, क्योंकि परमेश्वर खुद फंस गए हैं केस में। रान्या राव का केस में खुद फंसा है। डीके शिव कुमार सिद्धरामैया क्या कर रहे हैं हमको तो पता ही नहीं। एंड मंगलुरु में इतना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया, कोई देखने वाले, कोई पूछने वाले, कोई मीटिंग करने वाले नहीं है। मैं सरकार को पूछना चाहती हूँ, कितने बार आप जिला में मीटिंग किया? जिला इंचार्ज मिनिस्टर्स कितना बार गए जिले में? राज्य का मुख्यमंत्री कितना बार जिला में जाके मीटिंग किया, रिव्यू किया? एक बार भी नहीं जा रही है। सिद्धरामैया बेंगलुरु में बैठते हैं, नहीं तो मैसूर जाते हैं हेलीकॉप्टर में, चॉपर में। बाकी मंत्री लोग केवल बेंगलुरु में हैं, कोई जिला में नहीं जा रहे। इसीलिए कोई कंट्रोल सरकार का ऊपर, अधिकारियों को ऊपर, डिपार्टमेंट को ऊपर ये सरकार को नहीं है। ये सरकार हमारे लिए ये बहुत बड़ा प्रारब्ध है, वो तो कुछ करने वाले नहीं है। ऐसा सरकार पहली बार कर्नाटका में हम देख रहे हैं, क्योंकि हुब्बಳ್ಳಿ का केस आपको पता होगा, पुलिस स्टेशन को जलाया। कर्नाटक सरकार ने 21 साल से कम आयु के लोगों को सिगरेट बिक्री और राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक फरवरी 2024 में राज्य के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। इसे कर्नाटक में लागू करने के लिए 2003 के केंद्रीय अधिनियम में संशोधन किया गया था। ये विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था, क्योंकि इसमें एक केंद्रीय अधिनियम में संशोधन किया गया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है कि राज्य में 21 साल से कम आयु के व्यक्तियों को सिगरेट और तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे, हुक्का बार नहीं चलाया जाएगा, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और गुटखा थूकने की मनाही होगी। वर्तमान में तंबाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम आयु 18 साल से अब 21 साल कर दी गई है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का उपयोग प्रतिबंधित होगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पाद का उपयोग नहीं कर सकेगा। कर्नाटक के बेंगलुरु के देवनहपल्ली तालुका के एक गांव में पति पत्नी के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि पत्नी ने आत्महत्या का कदम उठा लिया। महिला ने पति से झगड़े के बाद खुदकुशी कर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी के बीच सांभर बनाने को लेकर झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा इतना बड़ा कि इसके बाद महिला ने आत्महत्या कर ली। वहीं महिला की मां और भाई ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। ये मामला बेंगलुरु के देवनहपल्ली तालुक के सवानपल्ली गाँव से सामने आया है, जहाँ पर एक पति पत्नी के बीच सांभर बनाने को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद 38 वर्षीय महिला नागरत्ना ने आत्महत्या कर ली। नागरत्ना एक हाउसवाइफ थी। महिला का शव उसके घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। इस मामले में विश्वनाथपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। महिला के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। कन्नड़ भाषा को लेकर अभिनेता और राजनेता कमल हासन की हालिया टिप्पणी ने कर्नाटक में भारी विवाद खड़ा कर दिया है। राज्य के कन्नड़ और संस्कृति मंत्री शिवराज तंगदादी ने चेतावनी दी कि अगर हासन सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो उनकी फिल्में कर्नाटक में प्रतिबंधित कर दी जाएंगी। ये फैसला कर्नाटक फिल्म चैम्बर के फैसले पर आधारित है, जिसमें हासन से 30 मई तक माफ़ी मांगने की मांग की गई थी। कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एम नरसिम्हालू ने कहा है कि यदि हासन माफ़ी नहीं मांगते हैं तो प्रदर्शक और वितरक
स्वेच्छा से उनकी फिल्में रिलीज नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होगा, बल्कि उद्योग का स्वैच्छिक फैसला होगा जो कन्नड़ भाषा और भावना के समर्थन में लिया गया है। हासन ने हाल ही में अपनी आगामी फिल्म ठग लाइफ के प्रचार कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान देते हुए कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल में जन्मी है। इस टिप्पणी से कन्नड़ समर्थक संगठनों और सांस्कृतिक समूहों में आक्रोश फैल गया। वे इसे कन्नड़ भाषा और उसकी विरासत के प्रति अपमानजनक मान रहे हैं। सत्तारूढ़ डीएमके कल मदुरै में अपने आम परिषद की बैठक के लिए कमर कस रही है, जहां मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन 2026 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की औपचारिक शुरुआत कर सकते हैं। यह हाई प्रोफाइल बैठक 4 दशकों से अधिक समय के बाद मंदिर शहर में हो रही है, जो दक्षिणी तमिलनाडु पर पार्टी के रणनीतिक फोकस पर संकेत है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने पुष्टि की है कि सीएम स्टालिन इस अवसर का उपयोग कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और अगले चुनावी युद्ध के लिए आह्वान करने के लिए करेंगे। ये कदम नए राजनीतिक समीकरणों के बीच भी उठाया गया है, जिसमें एआईएडीएमके भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में वापस आ गई है। एक ऐसा घटनाक्रम जिसका डीएमके आक्रामक तरीके से मुकाबला करने का इरादा रखता है। आम परिषद में जाने पहचाने विषयों पर मुख्य प्रस्ताव पारित किए जाने हैं। हालांकि बैठक में विवादास्पद संगठन खनन परियोजनाओं के अपने दृढ़ विरोध के बाद डीएमके द्वारा अर्जित राजनीतिक पूंजी का भी लाभ उठाने की उम्मीद है, जिसमें अंततः स्थगित कर दिया गया था। इस रुख को दक्षिणी जिलों में प्रतिध्वनि मिली है, जहां जनता की भावना परियोजनाओं के खिलाफ थी। डीएमके द्वारा मदुरै को चुनने का उद्देश्य अभिनेता विजय के राजनीतिक संगठन तमिलगा वेत्री कजगम यानी कि टीवी की शुरुआती गति को रोकना भी है, जिसमें कथित तौर पर मदुरै को अपने आउटरीच के लिए आधार के रूप में चुना है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।